Assalamu alaikum dear students, hopefully you are all doing well. Welcome to the platform of Nain Academy. I am your host मोहम्मद जुल्करनैन। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 4 के इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ को हम लोग स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में से हम सबसे पहले इसकी पेयरिंग को देख लेते हैं कि इसमें से बोर्ड में क्या आएगा। आपको एक इसमें से एमसीक्यू है, ठीक है आपका, और दो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और स्टूडेंट्स आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर में से पूछा जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, वैसे ओवरऑल ये लेंथी चैप्टर है, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। और हम क्योंकि इस चैप्टर में से लॉन्ग क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं, उन लॉन्ग क्वेश्चन आपको कुछ भी उठा के दे सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बायोलॉजी में बताया, हमारा इस चैप्टर में ज़्यादातर पोर्शन जो है वो मेन शॉर्ट क्वेश्चन पर होगा कि इस चैप्टर में से मेन शॉर्ट क्वेश्चन कौन से हैं। ठीक है तो स्टूडेंट्स, हमारे पास सबसे पहले यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन है कि माइक्रोस्कोपी क्या है। ठीक है, सबसे पहला माइक्रोस्कोप जो है वो ज़ेक्रियास जॉनसन ने हॉलैंड में 1595 में डिस्कवर किया था। ठीक है, एक सिंपल ट्यूब थी जिसकी मैग्नीफिकेशन पावर 3x to 9x थी। ठीक है, आपको इसका पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके बाद मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का आपको पता होना चाहिए। मैग्नीफिकेशन क्या है? इज द इंक्रीज इन द अपीयरेंट साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, यहाँ तक स्टूडेंट्स, ये आपने मैग्नीफिकेशन की डेफिनेशन है। और रिजॉल्विंग पावर के स्टूडेंट्स हमारे पास डेफिनेशन क्या है, यहाँ से स्टार्ट होती है। इट इज़ द मिनिमम डिस्टेंस एट विच टू ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन एज सेपरेट ऑब्जेक्ट। स्टूडेंट्स, आपने दरम्यान में लाइन लगा के पहली यहाँ पे इसकी डेफिनेशन और फिर इसकी डेफिनेशन। सेकंड पॉइंट आपने क्या लिखना है? आपने लिखना है कि जो मैग्नीफिकेशन है ना, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन माइक्रोस्कोपी में अहम इंपॉर्टेंट फैक्टर है। और यहाँ पे आपने ये लिख देना, रिजॉल्विंग पावर और रेजोल्यूशन इज अ मेजर ऑफ क्लैरिटी ऑफ एन इमेज। ठीक है, आप सेकंड डिफरेंस में ही लिख देंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप लोगों का ये डिफरेंस जो है मुकम्मल हो जाएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई का आपको पता होना चाहिए कि रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कितनी है। ठीक है, हमारे पास जो आंख है वो तकरीबन 0.1 mm अपार्ट चीज़ों को देख सकती है। यहाँ से अगर आप देखें ना, ह्यूमन नेकेड आई कैन डिफरेंशिएट बिटवीन 2 पॉइंट्स विच आर एटलीस्ट 0.1 mm अपार्ट। इसे हम रेजोल्यूशन ऑफ ह्यूमन आई कहते हैं। आपको एमसीक्यू का पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास जो लाइट माइक्रोस्कोप है, इसमें से आपको सिर्फ इसके, ठीक है, माइक्रोग्राफ का पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स इसमें से आपको इसकी मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर का पता होना चाहिए। लाइट माइक्रोस्कोप की मैग्नीफिकेशन कितनी होती है? 1500 टाइम्स होती है। और रिजॉल्विंग पावर इसकी कितनी होती है? 0.2 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको एमसीक्यू इसका आ सकता है, तो आपने इसको अच्छी तरीके से जहन में रखना है। एक्स का मतलब होता है टाइम्स। ठीक है, अगर 1500 एक्स का मतलब है 1500 टाइम्स, जिस तरह लाइट माइक्रोस्कोप ने मैग्नीफाई किया हुआ 109x, इसका मतलब है 109 टाइम्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये आपको सिंपल, ये आपने याद नहीं करना, लेकिन आपको बस वैसे मैंने आपको बता दिया कि एक्स का क्या मतलब होता है। फ्रेंड्स, इस तरह इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आपने क्या करना है, सबसे पहले इसकी हमारे पास रिजॉल्विंग पावर आपने देखनी 0.2 नैनोमीटर। वहाँ पे कितनी थी? 0.2 माइक्रोमीटर थी, यहाँ पे 0.2 नैनोमीटर। उसकी रिजॉल्विंग पावर 1500 टाइम्स, इसकी कितनी है? 2,50,000 टाइम्स। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर सैम और टैम में फ़र्क है। ठीक है, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या फ़र्क होता है, आपने ये जहन में रखना है। ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की ये डेफिनेशन है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पे गिवन है। ठीक है, आपने दरम्यान में लाइन लगा के दोनों को एक लाइन पहले लिख के उसके बाद सेकंड इसकी सिग्निफिकेंस दी गई है, दूसरी लाइन में आपने वो लिख देनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद यहाँ से आपको रॉबर्ट हुक का पता होना चाहिए। रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले ये बंदा था जिसने सेल को डिस्कवर किया था। इसने क्या किया था? इसने एक थिन स्लाइस ली थी कॉर को, उसके अपनी बनाई हुई माइक्रोस्कोप के अंदर उसे देखा था, तो उसे ऐसा लगा था जिस तरह शहद की मक्खी के छत्ते के अंदर खाली खाने होते हैं ना, इस तरह इसके अंदर भी खाली खाने हैं। ठीक है, और खाली खानों को उसने सेलुलाइड से लफ्ज़ निकालकर सेल का नाम दिया था। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने क्या किया था? एनिमल क्यूज को डिस्कवर किया था। आपने इसको ध्यान में रखना है, बस ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन पता होना। एमसीक्यू आ सकता है आपको कि एनिमल क्यूज को किसने डिस्कवर किया, तो आपको साइंटिस्ट का नाम आना चाहिए, एंटोनी वैन लीeuwenhoek ने। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर 1809 में जीन बैप्टिस्ट डी लमार्क ने क्या कहा था कि किसी भी बंदे के पास ज़िंदगी नहीं हो सकती, नोबडी कैन हैव लाइफ, किसी के पास भी ज़िंदगी नहीं हो सकती जब तक कि उसके जो हिस्से हैं या उसके जो टिश्यू, ठीक है, जब तक कि उसके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो सेलुलर टिश्यूज से या उससे बनने वाले सेलुलर टिश्यूज से ना बने हों। ठीक है, एक सिंपल से लाइन थी, इसको आपने जहन में रखना है, ये आपसे पूछी जा सकती है। 1809 में इसने कहा था, इसका सन भी जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया। ठीक है, उसके बाद 1838 में शैलडन ने बताया कि हमारे पास जितने भी प्लांट्स हैं, ठीक है, वो सारे ऑल प्लांट्स आर एग्रीगेट्स ऑफ इंडिविजुअल सेल्स। ठीक है, आपसे स्टेटमेंट आती है, किसने बताई है? मैथियास शैलडन ने बताई। इस तरह हमारे पास ऑल एनिमल टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, ये थियोडर शवान ने बताई एक साल के बाद 1839 के अंदर, आपको इसका पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 1855 में हमारे पास रोडोल्फ विच्चू ने क्या काम किया? रोडोल्फ विच्चू ने हमारे पास जो है, इसने एक स्टेटमेंट दी, ओमनी सेलुला ही सेलुला, सिर्फ सेल ही सेल को जन्म देता है, इंपॉर्टेंट है। और 1862 में लॉइस पास्टर ने इसका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट अब तक की शॉर्ट क्वेश्चन है वो मैग्नीफिकेशन और रिजॉल्विंग पावर के बाद ये है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी के 3 पोस्टुलेट्स क्या हैं, आप लोगों ने इसके 3 पोस्टुलेट्स लिखने होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद ये नेक्स्ट पैराग्राफ में इतना इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं दी हुई है आपको यहाँ पर, आपने यहाँ पे सेल वॉल में आना है। स्टूडेंट, सेल वॉल वैसे आपको लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो आपने पॉइंट्स बना के लिखना है, लेकिन शॉर्ट की बात कर रहे हैं अभी हम, जो कि
तो आपने स्टूडेंट शॉर्ट क्वेश्चन में प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को आपने एक्सप्लेन करना है, ठीक है। जो सबसे बाहर पौधे की सेल वॉल इसे प्राइमरी वॉल कहते हैं और इसके अंदर सेलुलोज होता है, जबकि जो प्राइमरी वॉल के अंदर वाली साइड पर होती है, ठीक है, इसे हम सेकेंडरी वॉल कहते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट्स हमारे पास सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर हमारे पास लिग्निन होता है, ठीक है, ठीक है, लिग्निन जो है इसके अंदर मौजूद होता है, ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। उसके प्लाज्मोडेस्माटा क्या होते हैं, आपको प्लाज्मोडेस्माटा की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। हमारे पास होता क्या है, जो पौधे के सेल्स हैं ना, ये आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, इस तरह ये पौधे का एक सेल जो है दूसरे सेल के साथ जुड़ा है, इसमें दूसरा जो है तीसरे के साथ जुड़ा है, तीसरा चौथे के साथ जुड़ा है, फिर इन सुरागों के जरिए जुड़ा होता है, प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। इसके बाद स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है, ये हमारे पास प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, फंजाई की सेल वॉल काइटन से, बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइड और ग्लाइकेन से मिलकर बनती है, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, ठीक है, आपने इस चीज़ को जहन में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है कि फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के ऊपर नोट लिखें, ठीक है। तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में स्टूडेंट्स आपने ये लिखकर और नीचे वाली साथ आपने डायग्राम बनानी है, ठीक है, ये डायग्राम आपको बनानी आनी चाहिए, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर आपने बनानी है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद साइटोप्लाज्म में ज़्यादा चीज़ें नहीं पूछी जाती, सिर्फ आपसे एमसीक्यू आता है कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर होता है, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इसका पता होना चाहिए। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ये है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स और माइक्रोफिलामेंट्स में क्या फ़र्क होता है, ठीक है, आपने इस फ़र्क को अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है, दरम्यान में लाइन लगा के आपने फ़र्क लिखना है। माइक्रोट्यूब्यूल्स जो हैं ट्यूब्यूलर प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं और ये सेल्स इनको इस्तेमाल करते हैं अपनी शेप को बरकरार रखने के लिए, ठीक है। जो माइक्रोफिलामेंट्स एक्टिन से मिलकर बने होते हैं और सेल्स को शेप चेंज करने में मदद देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस हमारे पास एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपसे पेपर में पूछा जाता है। इसके अंदर से वैसे शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो कम ही आते हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर एज इट इज़ ये पूरा पूछा जाता है, तो आपने इसके एक एक पॉइंट को जो है वो एक्सप्लेन करना है, ठीक है, और आपने इसके साथ जो है वो डायग्राम भी लाजमी बनानी है। अलग से शॉर्ट क्वेश्चन कम पूछता है लेकिन बोर्ड इसको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछता है, साथ आपने इसकी लिबरल डायग्राम बनानी है, ठीक है। आपसे अलग से चीज़ें जो है इसके अंदर से आपसे अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, आपको इसका आइडिया होना चाहिए। न्यूक्लियोप्लाज्म इसको रीड करेंगे आसान आपको समझ आ जाएगा। न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये न्यूक्लियस के दरमियान में एक डार्क स्पॉट होता है जिसे हम न्यूक्लियोलस कहते हैं, जैसा यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट्स क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, ये विजिबल होते हैं सेल डिवीजन के दौरान, ये आपको नजर आ रहे हैं क्रोमोसोम। वैसे डीएनए जो है वो बिखरे हुए धागों की शक्ल में पड़ा होता है, जैसे यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये क्रोमाटिन है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको इसका आइडिया होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ है वो राइबोसोम्स। राइबोसोम्स का क्या है, आपको इसका काम आना चाहिए। राइबोसोम छोटे छोटे से दानेदार स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में तैर रहे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ मौजूद होते हैं। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ये प्रोटीन्स और राइबोसोमल आरएनए दोनों से मिलकर बनते हैं, ठीक है। और इसका काम क्या है स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइबोसोम जो है प्रोटीन सिंथेसिस करवाते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स। हमारे पास जो राइबोसोम्स हैं फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स भी कहा जाता है। आपसे पेपर में एमसीक्यू आता है कि प्रोटीन्स की फैक्ट्रीज कौन है, तो आपने बताना होता है कि राइबोसोम्स जो हैं ये फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन्स है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद अगर आप लोग देखें, इसके बाद हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया से पहले एक और टॉपिक आता है जिसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं, वो शायद यहाँ पर नहीं है, ठीक है, आपने इसको देख लेना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह का होता है, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, 3 फंक्शन है उसके, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन है, लिपिड मेटाबॉलिज्म और ट्रांसपोर्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, आपने अच्छी तरह से याद करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में स्टूडेंट्स क्रिस्टी की डेफिनेशन आती होती है, आपको क्रिस्टी क्या होती है, ठीक है, जो इनर मेम्ब्रेन है ना माइटोकॉन्ड्रिया की इस तरह से इनफोल्डिंग्स बनाती है, इसको हम क्रिस्टी कहते हैं। आपने साथ इसके डायग्राम जो है इसको अच्छी तरीके से तैयार करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है प्लास्टिड्स। प्लास्टिड्स स्टूडेंट्स हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें से आपने स्ट्रोमा जहन में रखना है। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा और मैट्रिक्स के दरमियान एक फ़र्क भी आता होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमारे पास एक लिक्विड होता है जो यहाँ पर मौजूद है, इसे मैट्रिक्स कहते हैं, जबकि जो इसी तरह का एक फ्लूइड जो है हमारे पास वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी मौजूद होता है, ठीक है, इसे स्ट्रोमा हम कहते हैं, ठीक है, ये इसे स्ट्रोमा कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको ध्यान रखना है, इसे स्ट्रोमा कहते हैं स्टूडेंट्स। इसके अलावा आपने कोई चीज़ ध्यान में रखनी है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दो ऐसे ऑर्गेनाइज हैं, इनके पास अपना डीएनए और अपने राइबोसोम्स होते हैं, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनाइज होती हैं, अपने आप को सेल्फ रेप्लिकेट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। आपने इसको वैसे ओवरऑल लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से देखना है। अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन देखें तो इसमें क्रोमोप्लास्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होते हैं, देखिए इनके पास पिगमेंट्स होते हैं, मतलब ये पौधे को ग्रीन कलर के अलावा, ग्रीन कलर पौधों को क्लोरोप्लास्ट देते हैं, ग्रीन के अलावा बाकी जितने भी कलर्स हैं वो क्रोमोप्लास्ट देते हैं। और इसके सिग्निफिकेंस है ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं थर्ड टाइप ऑफ प्लास्टिड्स की, ठीक है, कलरलेस होते हैं, ठीक है, और ये फूड को स्टोरेज का काम करते हैं, आपने इसको जहन में रखना है, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट्स ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखें यहाँ पर आ गया, सॉरी इसमें थोड़ी सी तरतीब चेंज थी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यहाँ पर आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको बहुत अच्छी तरह से करना है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ इस वजह से कहते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच होते हैं, ठीक है, और वो प्रोटीन सिंथेसिस का काम करते हैं स्टूडेंट्स। अगर आप इसके बाद देखेंगे, ठीक है, कि गोल्जी अपरेटस क्या होता है, तो गोल्जी अपरेटस में स्टूडेंट्स हमारे पास गोल्जी वेसिकल्स की डेफिनेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, यहाँ से, ठीक है, इट की जगह पे आपने लिखना गोल्जी अपरेटस मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। ठीक है, ये गोल्जी वेसिकल्स के स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, आपने इसको अच्छी तरह से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद हमारे पास लाइसोसोम्स क्या होते हैं। लाइसोसोम्स के आपने इसको लाइसोसोम्स को डिस्कवर किसने किया था, क्रिस्टियन रेनी डिड्यूव ने। स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें गोल्जी अपरेटस को 1906 में नोबेल प्राइज़ मिला था, आपको इसका भी पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे सिंगल मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज हैं, इनके अंदर स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं जो कि ब्रेक डाउन ऑफ फूड वेस्ट मटेरियल्स के लिए काम करते हैं। यहाँ तक आपने इसको कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारे पास जो है वो सेंट्रियोल्स आते हैं। हमारे पास सेंट्रियोल्स में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन सेंट्रोसोम की आती है। ठीक है, दो सेंट्रियोल्स जो है ना, इन्हें मजमूई तौर पर हम क्या कहते हैं, सेंट्रोसोम कहते हैं। और इनका आगे फंक्शन क्या है सेंट्रोसोम का, ठीक है, हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स बनाते हैं सेल डिवीजन के दौरान, और सेंट्रियोल्स जो है सीलियर फ्लैजेला बनाने में भी इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरह से जहन में रखना है। इसके बाद स्टूडेंट्स वैक्यूल है, वैक्यूल में एज इट इज़ जो है वो कोई चीज़ आपसे पूछी नहीं जाती। स्टूडेंट्स, आपको डिफरेंस आता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के दरमियान क्या फ़र्क है, आपने दरमियान में लाइन लगा के आपने फ़र्क लिखने हैं इस तरह से ना, 4-5 फ़र्क लिखने हैं आपने। ठीक है, आपको ये फ़र्क आने चाहिए। ठीक है, पहले आप क्या लिखेंगे, इनमें वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, यूकैरियोटिक में वाज़ेह न्यूक्लियस होता है, प्रोकैरियोटिक में वाज़ेह न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक का सेल का साइज़ बड़ा होता है, इनका साइज़ छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे, ठीक है, इनमें हमारे पास मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज होती है, इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती। ठीक है, तो इसी तरह इनमें हमारे पास जो बैक्टीरिया जो यूकैरियोट है, इनमें हमारे पास सेल वॉल जो है, ठीक है, वो पौधों में सेलुलोज से मिलकर बनी होती है, एनिमल में होती नहीं है, फंजाई में काइटिन से। इसमें सेल वॉल जो है वो हमारे पास पेप्टाइडोग्लाइकेन से मिलकर बनी होती है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस तरह आप 4 से 5 फ़र्क नीचे आप डायग्राम बना देंगे, इस तरह से आपने इसके फ़र्क लिख कर ना आप इसको अच्छे तरीके से जो है वो तैयार कर लेंगे। ठीक है, डिफरेंस जो है। इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक न्यूक्लियोइड है, इसको इंपॉर्टेंट है, हमारे पास जो बैक्टीरिया इसका डीएनए साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ होता है, इसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। आपने इसको जो है वो एमसीक्यू के हवाले से लाजमी तौर पर देख रहे हैं स्टूडेंट्स। इसके बाद इंसानी जिस्म के अंदर 200 से ज़्यादा किस्म के सेल्स होते हैं, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको इसको आइडिया होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको जहन में रखने हैं। बस स्टूडेंट्स एक एक लाइन में ना एक एक नर्व सेल्स का एक एक सेल्स का काम बताया हुआ, नर्व सेल्स का क्या काम है, मसल सेल्स का क्या काम है, रेड ब्लड सेल्स का क्या काम है। नर्व सेल्स का काम है कि नर्व इम्पल्स को कंडक्ट करते हैं, मसल सेल्स जो हैं ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और बॉडी में मूवमेंट्स करवाते हैं, रेड ब्लड सेल्स ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, वाइट ब्लड सेल्स जो हैं फॉरेन एजेंट्स को मारते हैं, जो स्किन सेल्स हैं वो फिजिकल बैरियर्स का काम करते हैं फॉरेन मटेरियल्स के खिलाफ। फिजिकल बैरियर जिस्मानी रुकावट, मतलब चीज़ों को अंदर नहीं आने देते। और जो सेल्स हैं खून के कैल्शियम को डिपॉजिट करते हैं अपनी एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस के अंदर, ठीक है, और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, याद जहन में रखें कि मैं अभी आपको समझा नहीं रहा क्योंकि समझाने का टाइम नहीं है, हम शॉर्ट क्वेश्चन को सिर्फ कवर कर रहे हैं। अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ठीक है, हम सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज़ को भी कवर कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, जो सबसे छोटे बैक्टीरिया, सबसे छोटे सेल्स हैं हमारे पास, वो बैक्टीरिया के जिन्हें माइकोप्लाज्मास कहते हैं, आपको इसका पता होना चाहिए। इसका डायमीटर कितना होता है इसका पता होना चाहिए। जो सबसे बल्कियस्ट सेल्स हैं वो बर्ड एग्स हैं, ये एमसीक्यूज़ है। सबसे लॉन्गेस्ट सेल्स और मसल सेल्स और नर्व सेल्स हैं, ये एमसीक्यूज़ है। उसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पे एक एमसीक्यू आता होता है कि कैपिलरीज का जो है वो डायमीटर कितना होता है, 8 माइक्रोमीटर होता है, आपको ये एमसीक्यू पता होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एमसीक्यूज़ हैं, ये आपने इस चैप्टर में से इन्हीं चीज़ों को जहन में रखना है स्टूडेंट्स। उसके बाद हमारे पास डिफ्यूजन है, डिफ्यूजन की आपने सबसे पहले डेफिनेशन करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिफ्यूजन की डेफिनेशन है। और स्टूडेंट डिफ्यूजन की डेफिनेशन के साथ आपने एक एग्जाम्पल जो है वो आप कर सकते हैं। फर्ज करें आपने ये वाली एग्जाम्पल कर ली, गैसेज ये वाली कर लें। ठीक है, अगर आपको यही इक्वल के कर लें, नीचे वाली मुश्किल है थोड़ी सी, तो आप ऊपर वाली आसान वाली की डेफिनेशन कर लें। ठीक है, और साथ स्टूडेंट्स आप लोग जो है वो यहाँ पे बता दें कि बिकॉज अ सेल डज नॉट एक्सपेंड एनर्जी व्हेन मॉलिक्यूल्स डिफ्यूज अक्रॉस इट्स मेम्ब्रेन, इसी वजह से पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे एनर्जी किसी किस्म की खर्च नहीं होती, इसी वजह से क्या है, पैसिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है, आपने इसकी डेफिनेशन करनी है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन की यहाँ से लेकर ठीक है यहाँ तक इसकी डेफिनेशन होगी, और आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ज़्यादा होता है सिंपल डिफ्यूजन से। और पैसिव डिफ्यूजन जो है हमारे पास, ये भी एक पैसिव ट्रांसपोर्ट की एक टाइप है, इसमें भी एनर्जी इस्तेमाल नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद ऑस्मोसिस की डेफिनेशन आपने करनी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ऑस्मोसिस। उसके बाद टॉनिसिटी की डेफिनेशन है, ये टॉनिसिटी की डेफिनेशन करने के बाद ये 3 सोल्यूशन है, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपर का मतलब होता है स्टूडेंट ज़्यादा, टॉनिक कहते हैं सोल्यूट का ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट ज़्यादा होता है, उसे हम हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। जब सोल्यूट ज़्यादा होगा तो इसमें वाटर क्या होगा, कम होगा। ठीक है, हाइपो मतलब कम, ऐसा सोल्यूशन जिसमें सोल्यूट कम होता है उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। और इसमें वाटर और सोल्यूट की कंसंट्रेशन बराबर होती है उसे हम आइसोटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने इसको अच्छी तरीके से जहन में रखना है। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 2 डेफिनेशन हैं हमारे पास, एक है टर्गर की। टर्गर की डेफिनेशन क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास, आपने यहाँ से करना है। ठीक है, द आउटवर्ड प्रेशर ऑन सेल वॉल एक्सर्टेड बाय इंटरनल वाटर इज नोन एज टर्गर प्रेशर, इस फिनोमेना को टर्गर कहते हैं। बस स्टूडेंट्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक है प्लाज्मोलाइसिस की डेफिनेशन है। स्टूडेंट्स, नीचे से एमसीक्यूज आते हैं, यहाँ पे देखें, जब हम एक एनिमल सेल को हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखें स्टूडेंट्स क्या है, सोल्यूट बाहर कम है
वाटर क्या है ज़्यादा, जब वाटर बाहर ज़्यादा है अंदर, ठीक है, तो बाहर से हमारे पास वाटर अंदर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, तो बाहर से अंदर मूव करेगा तो एनिमल सेल जो है वो क्या हो जाएगा, रप्चर हो जाएगा, फट जाएगा। आइसोटोनिक सोल्यूशन में नॉर्मल रहेगा। हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर देखें स्टूडेंट्स, हाइपरटोनिक में क्या है, बाहर सोल्यूट क्या है, ज़्यादा है, वाटर की इससे ऑपोजिट होती है, वाटर क्या होगा, कम, तो अंदर से पानी बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा, जिसकी वजह से एनिमल सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, आपसे पेपर में एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आपने इनको जहन में रखना है। इस बार स्टूडेंट्स अगर आप प्लांट सेल को देखें तो प्लांट सेल में हमारे पास, ठीक है, यहाँ गलत लिखा हुआ है, फ्लेक्सिड, फ्लेक्सिड नहीं होता है, नॉर्मल रहता है। ठीक है, यहाँ पे प्लांट सेल में स्टूडेंट्स हमारे पास अगर हाइपोटोनिक सोल्यूशन में जब रखा जाएगा, ठीक है, तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन में देखें बाहर क्या है हमारे पास, सोल्यूट कम है, वाटर क्या है ज़्यादा, तो पानी बाहर से अंदर की तरफ मूव करेगा। लेकिन एनिमल सेल ब्रस्ट हो गया था, प्लांट सेल ब्रस्ट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इसके बाद एक मोटी सेल वॉल मौजूद है जिसके से फटने नहीं देगी। ठीक है, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में सेम वही कंडीशन होगा, ये भी श्रिंक हो जाएगा, ये भी श्रिंक हो जाएगा। अब इसके जो श्रिंकिंग है इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। प्लाज्मोलाइसिस का मतलब वही है स्टूडेंट्स, आप गुब्बारे के अंदर पानी भर दें और अचानक से गुब्बारे में पानी निकालते हैं, किस तरह से जो सुखड़ जाता है, इसे प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद आपने यहाँ से एज इट इज़ कोई चीज़ें जहन में नहीं रखनी। ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है चीज़ें। यहाँ से नीचे से स्टूडेंट फिल्ट्रेशन की आपने डेफिनेशन रखनी है। फिल्ट्रेशन की डेफिनेशन क्या होती है, फिल्ट्रेशन एक ऐसा प्रोसेस है हमारे पास जिसमें जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं वो फोर्स होते हैं, ठीक है, टू मूव अक्रॉस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विद द एड ऑफ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर या ब्लड प्रेशर। ठीक है, आपको यहाँ पर डायग्राम में नजर आ भी रहा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद आपने डेफिनेशन करने के बाद नीचे से आपने एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारे पास क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के स्टूडेंट्स आपने डेफिनेशन करनी है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमारे पास क्या होता है, चीज़ें लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती हैं बाय द यूजेज ऑफ एनर्जी। और इसकी एग्जांपल में स्टूडेंट्स हमारे पास सोडियम पोटाशियम पंप आ जाएगा। ठीक है, आपको लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी पूछा जा सकता है, आपने इसको जहन में रखना है। मैं आपको इसको हल्का सा ओवरव्यू मैं आपको इसका दे देता हूँ। ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, मैं आप स्टूडेंट्स आपने जहन में रखना है, बस अगर आपसे पूछा जाए ना लॉन्ग में तो आपने डायग्राम बना देंगे। अब डायग्राम बना देंगे, आपके पूरे पूरे नंबर हैं। ठीक है, डायग्राम आपने फ्लूइड म्यूजिक मॉडल की तरह डायग्राम बनानी है। बाहर क्या करना है, आपने सोडियम आयन ज़्यादा बना देने। फर्स्ट करें आप 6 सोडियम आयन बना दें बाहर और 3 पोटाशियम आयन बना दें। नॉर्मली बाहर सोडियम आयन ज़्यादा होते हैं, पोटाशियम कम होते हैं। अंदर जो है वो क्या होते हैं, पोटाशियम आयन ज़्यादा होते हैं और सोडियम कम होते हैं। अब होता क्या है, अब चीज़ें सोडियम आयन अंदर से बाहर की तरफ, अंदर कम है बाहर ज़्यादा, लेकिन फिर भी कम से ज़्यादा की तरफ मूव करनी है एटीपी को इस्तेमाल करते हुए। यही तो हमारे पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। इस तरह पोटाशियम आयन अंदर ज़्यादा है बाहर कम है, बाहर से अंदर की तरफ मूव करते हैं, हमारे पास क्या है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास एंडोसाइटोसिस है। हमारे पास ये प्रोसेस है सेलुलर इंजेक्शन बल्कि मटेरियल्स का बाय द इनफोल्डिंग ऑफ सेल मेम्ब्रेन। ये दो तरह की होती है, फेगोसाइटोसिस जिसे सेलुलर ईटिंग कहते हैं, पिनोसाइटोसिस सेलुलर ड्रिंकिंग। ठीक है, फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, सेल जो सॉलिड मटेरियल को लेता है, पिनोसाइटोसिस में सेल लिक्विड फॉर्म में मटेरियल्स को लेता है। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है। एक्सोसाइटोसिस, ये एंडो और एक्सो लास्ट टाइम लॉन्ग पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया था, इसी वजह से मैं कहता हूँ कि बायोलॉजी में लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट नहीं किए जा सकते कि कौन सा पूछा जाएगा। ठीक है, एक्सोसाइटोसिस में क्या होता है, जो प्रोसेस है जिसमें बल्कि मटेरियल्स को एक्सपोर्ट कर दिया जाता है, सेल से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, आप ये डायग्राम भी बना सकते हैं अगर आपको पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। स्टूडेंट्स, इसके बाद हमारे पास टिश्यूज़ हैं। इसमें सबसे पहले हम एनिमल टिश्यूज़ की 4 टाइप्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। तो एपिथेलियल टिश्यू में स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको जो चीज़ जहन में होनी चाहिए वो इसकी लोकेशन है। ठीक है, जो स्क्वैमस एपिथेलियम है हमारे पास, ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, लंग्स, हार्ट और ब्लड वेसल में। सिंगल लेयर होते हैं फ्लैट सेल्स के, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। तो स्टूडेंट सिंपल इसका फॉर्मूला है HBl बैंक से आप याद रखें, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लंग्स। क्या, हार्ट, ब्लड वेसल्स और लंग्स। इस तरह क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है, क्यूब शेप्ड सेल्स होते हैं, जिस तरह यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, अब ये क्यूब शेप्ड सेल्स कहाँ पे होते हैं, किडनी ट्यूब्यूल्स और स्मॉल ग्लैंड्स में। तो आप इसको इस तरह से याद रखें, KG, के से किडनी ट्यूब्यूल्स, G से ग्लैंड्स। ठीक है, किडनी ट्यूब्यूल्स और ग्लैंड्स के अंदर ये पाए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद कोलमनर एपिथेलियम है। कोलमनर एपिथेलियम में जो सेल्स हैं वो कॉलम शेप्ड होते हैं। ठीक है, जिस तरह आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है। ठीक है, कोलमनर एपिथेलियम में देखें कॉलम शेप, किस तरह कॉलम शेप्ड सेल्स हैं। और इसकी लोकेशन स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो एलिमेंट्री कैनाल और गॉल ब्लैडर, इसकी A और G से आप लोकेशन याद रखें। ठीक है, उसके बाद सीलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम क्या होते हैं, ये भी स्टूडेंट्स कोलमनर एपिथेलियम की तरह, बस इसके ऊपर सीलिया अटैच होते हैं। ठीक है, और इसकी लोकेशन अगर आप लोग देखें तो इसकी लोकेशन क्या है हमारे पास, ठीक है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। TB एक बीमारी होती है। ठीक है, TB से आप याद रखें, ट्रेकिया और ब्रोंकाई। ट्रेकिया कहते हैं सांस की नाली को, ब्रोंकाई आगे डिवाइड होती है ट्रेकिया 2 हिस्सों में, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम क्या है। ठीक है, हमारे पास फ्लैट सेल्स होते हैं, इसकी बहुत सारी लेयर्स होती हैं। ठीक है, एसोफेगस के अंदर OM से आप याद रख लें, OMS से। ठीक है, किससे, OMS। ठीक है, O से एसोफेगस, M से माउथ और S से, ठीक है, स्किन। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको याद रख सकते हैं स्टूडेंट्स। कनेक्टिव आपने इसकी लोकेशन जहन में रखनी है। ठीक है, ये लोकेशन आपके जहन में रहेगी, आपको याद हो जाएगा। कनेक्टिव टिश्यू स्टूडेंट्स क्या है, कनेक्टिव टिश्यू के आपको पता होना चाहिए हमारे पास। तो कनेक्टिव टिश्यू है, कनेक्शन का काम करता है बॉडी में। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स का आपको पता होना चाहिए। कार्टिलेज हैं अराउंड द एंड ऑफ बोन्स, एक्सटर्नल एयर में, नोज में, ट्रेकिया में पाए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टूडेंट्स एडिपोज टिश्यू जो कि किडनीज के इर्द गिर्द पाया जाता है, स्किन, एब्डोमेन में, ये भी कनेक्टिव टिश्यू की एक टाइप है। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने ये लाइन्स जो हैं वो जहन में रखनी है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है वो मसल टिश्यू है। मसल टिश्यू में आपको पता होना चाहिए मसल फाइबर्स क्या होते हैं। मसल टिश्यूज जो हैं बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल्स पर मुश्तमिल होते हैं, मसल फाइबर्स कहते हैं।
ठीक है। अब स्टूडेंट्स ये मसल टिश्यू जो हैं ये 3 तरह के होते हैं हमारे पास। एक को हम कहते हैं स्केलेटल मसल, एक को हम कहते हैं स्मूथ मसल, एक को हम कहते हैं कार्डियक मसल। जो स्केलेटल मसल्स हैं इन्हें स्ट्राइटेड मसल्स भी कहते हैं। स्ट्राइटेड कहते हैं स्टूडेंट, ठीक है, धब्बों को। मतलब यहाँ पे देखेंगे ना आप, स्ट्राइएशन आपको नजर आते हैं। देखिए ये डार्क है, ये ब्राइट है, ये डार्क है, ब्राइट है, इसे स्ट्राइएशंस कहते हैं। ठीक है, तो स्ट्राइटेड मसल्स के अंदर क्या होते हैं हमारे पास, स्ट्राइएशंस होती हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे देखें स्केलेटल मसल या स्ट्राइटेड मसल जो है वो हड्डियों के साथ जुड़े होते हैं। इनके सेल्स स्ट्राइटेड होते हैं, उनके अंदर बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं। ठीक है, ये वॉलंटरी मूवमेंट्स करवाते हैं। स्मूथ मसल्स एलिमेंट्री कैनाल में, यूरिनरी ब्लैडर में, ब्लड वेसल्स के अंदर मौजूद होती हैं। नॉन स्ट्राइटेड होते हैं, इनके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ये मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस के रिस्पॉन्सिबल हैं। स्टूडेंट्स आप दरमियान में लाइन लगा के इनको फ़र्क को लिखेंगे अगर आपसे डिफरेंस पूछे। तो कार्डियक मसल सिर्फ दिल की दीवारों के अंदर मौजूद होते हैं, ये भी स्ट्राइटेड होते हैं, लेकिन इनके अंदर भी एक ही न्यूक्लियस मौजूद होता है, दिल की धड़कन प्रोड्यूस करते हैं। ये वॉलंटरी हैं, ये दोनों क्या हैं, इनवॉलंटरी। आपने इसको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स इसके बाद नर्व सेल या न्यूरॉन क्या होता है आपको इतना पता होना चाहिए। जो नर्वस सिस्टम है ना हमारे पास, ठीक है, ये खास किस्म के सेल्स पर मुश्तमिल होता है जिन्हें नर्व सेल्स या न्यूरॉन्स कहते हैं। ठीक है, बस आपको इतना पता होगा तो ये भी बहुत है। समझ आ रही है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास प्लांट टिश्यूज़ है। प्लांट टिश्यूज़ में स्टूडेंट्स अगर मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताऊँ तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपको यहाँ पे एपिकल मेडिसिन और लेटरल मेडिसिन में क्या फ़र्क होता है आपको ये पता होना चाहिए। एपिकल मेडिसिन जो है ये एपिक्स, ठीक है, एपिसिस ऑफ रूट्स एंड शूट्स, एपिक्स कहते हैं इसे, चोटी को इस तरह, ठीक है, इसे एपिक्स कहते हैं, यहाँ पर मौजूद होती है। ठीक है, अब लेटरल मेडिसिन जो है ये साइड्स पर, लेटरल साइड्स पर मौजूद होती हैं। ठीक है, अब लेटरल मेडिसिन है ना जो स्टूडेंट्स, ये आगे दो तरह की होती है, एक को कहते हैं वेस्कुलर कैम्बियम और एक को कहते हैं हम कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, तो आपको इसका आइडिया होना चाहिए। उसके बाद स्टूडेंट्स जो एपिकल मेरिस्टेम है ना यहाँ पर मौजूद होती है, जब ये डिवाइड करती है तो पौधा लंबाई में इजाफा होता है, और ऐसी लेंथ जिसमें पौधे की लंबाई में इजाफा होता है इसे हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं, और ऐसी लेंथ जिसमें, और ऐसी ग्रोथ जिसमें पौधे की मोटाई में इजाफा होता है इसे सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। तो एपिकल मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम में अलग फ़र्क आता है, और प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ में अलग से फ़र्क आता होता है आपको पेपर में, आपने इसको ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। इसके बाद जो है हमारे पास, और इसके अंदर से आपको ये पता होना चाहिए हमारे पास जो ग्राउंड टिश्यूज़ हैं सादा टिश्यूज से मिलकर बने होते हैं जिन्हें पैरेन्काइमा सेल्स कहते हैं। ठीक है, और हमारे पास पत्तों के अंदर जो मेसोफिल सेल्स हैं वो भी फोटोसिंथेसिस के साइड्स हैं, और वो असल में, ठीक है, वो जो जितनी भी फोटोसिंथेसिस हमारे पास पत्तों के अंदर वो मेसोफिल सेल्स के अंदर होती है। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, इस पर स्टूडेंट्स अगर आप देखें स्पोर्ट टिश्यूज़ में यहाँ पे भी इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है स्टूडेंट्स। यहाँ पे एक कंपाउंड टिश्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जाइलम टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे लॉन्ग क्वेश्चन में भी अलग से आता है कि कंपाउंड टिश्यूज़ में क्या होता है और कौन कौन से सेल्स आते हैं। तो कंपाउंड टिश्यू में दो तरह के टिश्यूज़, एक जाइलम और एक फ्लोएम। जो जाइलम है हमारे पास ये दो तरह के सेल से मिलकर बना होता है, एक को कहते हैं वेसल एलिमेंट्स और दूसरे को कहते हैं ट्रिकेट्स। ठीक है, आपने इसको जहन में रखना है, वेसल एलिमेंट्स और ट्रिकेट्स का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और स्टूडेंट्स लास्ट पे हमारे पास यहाँ पर है फ्लोएम में। फ्लोएम में भी दो तरह के सेल्स होते हैं, एक को हम कहते हैं सेफ ट्यूब सेल्स, एक को कहते हैं कंपेनियन सेल्स। ठीक है, आपको इन दोनों सेल्स का आइडिया होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा चैप्टर जो है खत्म हो गया। ठीक है, आप होपफुली आपको इसकी समझ आई होगी। अगर आपको कोई भी मसला है, कोई भी क्वेरी है, तो आप लोग इसको जाके कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज़।